बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 जो है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट 2 में देखे थे क्रियाकलाप 6.6, 6.8 और 6.7 को देखे थे हम लोगों ने। तो आइए इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमें टॉपिक रह गई थी पार्ट 2 में उसी वीडियो को हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्रियाकलाप 6.6 में और 6.8 से आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ बन रहे हैं। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली जो भस्म यानी कि जो राख होती है वह एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहे थे। ये हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 2 में देखा था। ठीक है, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग जाकर चेक कर पाएंगे। आगे देखिए, ये दोनों पदार्थ जो थे, जो नए पदार्थ बने थे, कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। जैसे हम लोग ने 6.6 में हम लोग क्रियाकलाप करे थे तो देखे थे उसमें। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। ठीक है, जिसमें चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या हुआ था, जब चूने का पानी जो था उसको सफेद कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो सही है बात, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा पार्ट 2 को देखकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग कह सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया भी आ सकता है और रासायनिक परिवर्तन भी आ सकता है, इससे घबराने कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होते हैं। विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है ये सब। ठीक है, औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, उपयोग उपयोगी नए पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक हो गया, अपामार्जकों जैसे कि सर्फ हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, क्यों रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। ठीक है, जितने भी नए पदार्थ होते हैं बनाए जाते हैं वो रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन करने से ही बनाए जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं यानी कि बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है, वो निम्न प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन के में जो होता है, नए पदार्थ तो बनते ही साथ में ये सारे भी घटनाएं होती हैं। पहला जो घटना है वो है कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होता है। ठीक है, दूसरा है ध्वनि का उत्पन्न होना, तीसरा है गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नए गंध का बनना, ये तीसरा हो गया। और चौथा जो है रंग में परिवर्तन होना, पांचवा जो है किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। जैसे आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो उसी तरह से कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी पदार्थ हो उसका जल जब जलता है वो, तो उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन ही होता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। ऊष्मा का उत्पादन यानी कि उससे गर्मी निकलती है। जैसे आप लोग पटाखा फोड़े होंगे, ठीक है, पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट में क्या 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 निकलता है, ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, ध्वनि और अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है।
ठीक है। यानी कि पटाखों का जो जलना होता है, जो फोड़ते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन ही होता है। इसमें देखिए कि जब भोजन सामग्री वासी हो जाती है, यानी कि 1 से या 2 दिन का हो जाता है अथवा सड़गल जाती है, तो उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। तो क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ जी, इस परिवर्तन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े पर भूरे रंग आ जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसमें कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से और भी किसी पदार्थ में आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ को बनने के कारण क्या होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारों को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। ठीक है। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? तो ये भी हाँ, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अगला जो है 6.3, इसमें देखिए कि आइए अब हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसी परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। यानी कि लोहे लोहे के जो भी वस्तु होते हैं उनमें जंग लगता है और धीरे धीरे लोहा समाप्त हो जाता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी कि पुल बनाने में, जहाज बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बनाने में, उसकी ढांचा वो जो बनता है उसमें प्रयोग किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हानि हो जाती है जंग लगने पर। तो देखिए जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है। वो है लोहा प्लस ऑक्सीजन और प्लस जल मिलकर क्या बनाएंगे, जंग, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 कहा जाता है। यहाँ देखिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों को उपस्थित अनिवार्य है। यानी कि दोनों जब रहेंगे, एक जगह रहेंगे, ठीक है, तो ही किसी वस्तु, लोहे की वस्तु में जंग लग सकती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाता है। ठीक है। ऐसा हमेशा देखा गया है कि जब भी वायु में उसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है तो क्या होता है, जंग जल्दी लग जाता है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए लोहे की वस्तुओं की को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जो भी लोहे की वस्तुएं हैं उसको ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाने होंगे। ठीक है, तब हम लोग जंग लगने से रोका जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना भी हो सकता है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको हम लोग बचा पाएंगे। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने से रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना है। ठीक है, उन पे भी क्या करना है, लेप लगना है, तब हम लोग जंग से बचा सकते हैं किसी भी लोहे की वस्तुओं को। जैसे किसी वस्तु की चढ़ाते पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यदस लेपन कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे की पाइप यशत लेपित होते हैं, ये आप लोग देखा होगा, जिसमें उनमें जंग नहीं लगती है। अब देखिए आप लोग बताइए कि आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक ला जाते हैं, जिससे क्या होता है, लवणयुक्त जल जो होता है वो जंग लगने में जो भी तेजी होती है उसको और भी बढ़ा देता है। ठीक है, जहाजों, तो देखिए जो जंग लगने की क्रम की दर को जो क्या करता है, जो भी लवण वाला जल होता है उसको जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। अतः जहाज पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने की काफी क्षति हो जाती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग का बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक भी हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने की होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा करना बहुत ही असंभव है। ठीक है। अगला देखिए क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीकरण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है। अब जो हम लोग डायरेक्ट समुद्र से जो है नमक को निकालते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, उसके क्रिस्टल के आकार में स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता।
तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल के उसके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है। उसको घोल बनाकर हम लोग क्रिस्टलीकरण करके उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। भौतिक परिवर्तन के एक उदाहरण है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन ही है। देखिए क्या करना है, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिला लीजिए, जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आराम कर दे तो उसे धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए, जैसे चित्र 6.6 में दिखाया गया है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो, यानी कि सारा घुल ना जाए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। जब जल विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार से ना छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए, यानी कि इंतजार कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कई सारे एक्सपेरिमेंट करी, ठीक है, बहुत सारे सारे क्रियाकलाप करे और हमने जाना है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों के भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे उदाहरण, हम लोग जो अपने दिनचर्या में देखेंगे, जो भी भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर है आपको भली भांति से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों से मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।